घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दारू के बाद अब एक और किताब ने मनमोहन और यूपीए सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। बड़ा सवाल, क्या चुनावों पर होगा इन खुलासों का असर? और लोकसभा चुनाव 2014 में मीडिया की भूमिका को लेकर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल? सबसे पहले बात करते हैं संजय बारू के बाद एक और ब्यूरोक्रेट ने एक पुस्तक लिख के मनमोहन सरकार और यूपीए कांग्रेस तमाम जो बातें उनके अंदर की हैं, ऐसी बातें, हालांकि ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में पहले से, जनता में अगर किसी से भी पूछे मनमोहन सरकार के बारे में उनकी क्या राय है, तो शायद ये पुस्तक जो दो पुस्तक आई है संजय बारू और पारिक साहब के, उससे अलग नहीं हो। लेकिन समय और समय को लेकर उठ रहे सवाल, इन तमाम चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे किस तरह से इस पुस्तक पे प्रतिक्रिया आई है। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश कपूर जी, जो नेशनल ब्यूरो चीफ हैं पंजाब केसरी के, अवधेश कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है वरिष्ठ पत्रकार, और दीप्ति रावत हैं युवा नेता बीजेपी के। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि पारिक साहब ने अपने पुस्तक के बारे में क्या कहा है। Ms. Mamata Banerjee for a few months. With her whatever small failures, she stands out as a paragon of virtue in the cesspool of politics which we have in this country. After that, I had Mr. Shivu Soren and Mr. Dasri Narayan Rao as ministers. These two ministers resolutely opposed my proposal for putting coal blocks through open bidding. Unfortunately, the Prime Minister was not able to control his ministers, and the proposal which I made in 2004 has not yet been implemented. I saw in the ministry how chief executives and directors of public sector institutions are appointed. Money is openly asked for in appointment of directors and chief executives. और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई इस पुस्तक पे। मैंने किताब की पारिक साहब की टिप्पणियां नहीं देखी हैं, उसका पूरा आंकलन करके मैं आपको संपूर्ण जवाब दूंगा। आकलन करने के बाद संपूर्ण जवाब आएगा। एमजी अकबर साहब हैं, बीजेपी के अब नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा? ये सबूत मिलता है कि आप सच्चाई को कुछ देर के लिए धुंध में छुपा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को गायब नहीं कर सकते। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी और जवाबदेही मांगेगी। मुझे अगर थोड़ा सा अफसोस हो रहा है तो इस बात का कि शायद इस सच्चाई को जब ये पावर में थे, जब ये ऑफिस में थे, जब ये हुकूमत में थे, तब अगर इस बात को अगर दो के सामने लाते तो शायद देश का ज़रा भला होता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात। चलिए, तीन सवाल हैं। सबसे पहले जो हमारे जहन में स्वाभाविक रूप से, जो एमजी अकबर साहब ने कहा कि जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं सवाल उठाए, तब क्यों नहीं सच्चाई को उजागर किया। दूसरा सवाल जो उससे भी अहम है कि सच्चाई क्या देश को नहीं पता था, जो कुछ बातें कही जा रही है इसके बारे में देश को नहीं पता था। और तीसरे कि क्या प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री के ऑफिस के बारे में लगातार 2009 में भी लालकृष्ण आडवाणी जी का एक जो पेट उनका शब्द था कि वीक प्राइम मिनिस्टर, कमजोर प्रधानमंत्री, उससे आगे क्या हम निकल के जा रहे हैं। सबसे पहले राकेश कपूर जी, क्या लगता है इस पुस्तक, एक के बाद दूसरी पुस्तक, और दोनों पुस्तक में वही बातें हैं, अलग क्या है? कौन सी ऐसी गंभीर चीजें बाहर निकल के आ रही हैं जो आपको लगता है इस पुस्तक में जो पहले लोगों को नहीं पता था? देखिए, लगभग सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। सब लोगों को पता था कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, मनोनीत प्रधानमंत्री है। 2004 में ये तय था
कि ये सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बन रही है वो कांग्रेस के संविधान में संशोधन करने के बाद बनी थी। आपको याद होगा कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी थी श्रीमती सोनिया गांधी। उनको ये अधिकार दिया था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत कर दें, और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। खैर वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के संविधान में संशोधन करने के बाद देश में पहली बार वी हैड ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो ये पद देश का सर्वोच्च पद है, ये जिस प्रकार से सौगात में या भेंट में या खैरात में दिया गया है, उनकी निष्ठाएं कहाँ पहले रहेंगी। दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र का इस कदर मटिया मेट किया। ये 2004 में हुआ, 2009 में 2009 हुए, चुनाव के बाद 2009 उससे भी ज्यादा दुखद है। क्यों? उससे भी ज्यादा दुखद है। क्यों? आपने वही प्रक्रिया अपनाई जो 2004 में अपनाई थी। आपके पास ऑप्शन था, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे, सारे ऑप्शंस थे, लेकिन पूरी सरकार पर एक विशेष लोगों का, एक विशेष परिवार के गुट का कब्जा बना रहे, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे, लेकिन ये तो पता था भाई, दो चुनाव हो चुके हैं राकेश कपूर साहब। तो इस जो ये खुलासे हो रहे हैं, जो नई किताबें लिखी जा रही हैं, किताबों को इससे क्या ऐसी चीजें निकल के आ रही है बाहर जो वाकई लगता है कि नहीं, पहले हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं को नहीं पता था, हिंदुस्तान के जो वोटर हैं उनको नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, खूब लिखा, विपक्ष को नहीं पता था, खूब लिखा है जी। और पंजाब केसरी में ठोक के लिखा है कि सरकार में जो ये हो रहा था, जो आज संजय बारू जी बता रहे हैं, या मैं वही कह रहा हूं, या जो पारेख साहब ने आज जो खुलासा किया है, ये लगभग तय था। क्योंकि आप देखें ना, पीएससी में 2G स्कैम का हुआ, और उसके बाद जो है पीएससी के बाद जो संयुक्त जो जेपीसी थी उसमें हुआ, ये सारी बातें आ चुकी। डिटेल पे आता हूं अवधेश जी, ऐसी कौन से इस खुलासे को, किताब को खुलासे की तरह देखना, और इस किताब में वो बातें जो आ रही है कि कमजोर, उनके पास प्रधानमंत्री एक ऐसी सरकार की कमान संभाल रहे थे जिसमें उनके पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। नहीं, देखिए, संजय बारू और पारिक की पुस्तक जो है, दोनों में मौलिक अंतर है। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पारिक की पुस्तक जो है एक विशेष चीज पर केंद्रित है। वो भ्रष्टाचार के आरोप में स्वयं चार्जशीटेड हो चुके हैं। उनका कहना है कि हमको सेवा के बदले जो है सजा दी जा रही है। तो उन्होंने उन बातों का खुलासा करने की कोशिश की है कि भाई सरकार में किस ढंग से मंत्री, नेता और दूसरे दलाल, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी मिल करके जो है और कोयला में लूट मचा रहे थे, इसका उन्होंने खुलासा किया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो आगे परखने से पता चलेगा। संजय बारू की पुस्तक आने के पहले एक मोटा मोटी छवि थी सरकार की, केवल कि सरकार के 2 सत्ता केंद्र हैं जिनमें प्रधानमंत्री के पास सत्ताधिकार आप कहते छवि थी। हाँ। तमाम मीडिया में लगातार खबरें दिखाई जाती थी, वो छवि उन खबरों के बाद ही बनी, उसमें कोई चीज ऐसी अंतर आया है। देखिए, छवि थी, इसमें ऐसी घटनाओं के विवरण है, कुछ जो उन्होंने स्वयं भुगता और देखा है संजय बारू ने, उसमें कुछ ऐसी घटनाओं के विवरण है जिनका आभास भले था, लेकिन उन घटनाओं का पूरा विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। ऐसे कई हम डिटेल दिए गए पहले आपको अभी नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि केवल ये तो सबको ही जान रहा था कि बिना कोई पद लिए हुए भी सुपर प्रधानमंत्री के रूप में जो सोनिया गांधी का सत्ताधिकार है, वो प्रधानमंत्री का सत्ताधिकार उसके सामने निष्फल है। ये तो पहले से एक अंदाजा था। इससे यह पता चल रहा है कि केवल सोनिया गांधी ही नहीं है, किस प्रकार से दूसरे लोग भी दबाव डाल के, किस प्रकार से इस कमजोरी का फायदा उठा करके प्रधानमंत्री के विरुद्ध खबरों को लीक करना, ब्लैकमेलिंग करना, कैसे कैसे जो है बहुत सारे पत्रकारों के बारे में भी जानकारियां एकत्र करना। देश के जो है सिक्योरिटी एडवाइजर को इतना पावर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की सूचना के बगैर बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड पर नजर रखना। तो इससे यह पता चल रहा था कि सरकार के भीतर ये 2 सत्ता केंद्र के कारण एक एनार्की की स्थिति थी, जिसका बहुत लोगों ने गलत फायदा उठाया और मनमोहन सिंह उसके सामने कमजोर रहे। इसके बारे में यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय खबरों में इन बातों की चर्चा सब बात की चर्चा नहीं। मैं आपके पास आता हूं। इनकी एक बात महत्वपूर्ण है जी। द वर्ड ही हैज यूज्ड अनार्किज्म,
अराजकता जैसी स्थिति थी। और एक उसका उदाहरण मैं देता हूँ। सुबोध कांत सहाय जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो अपने भाई सुधीर कांत सहाय की कंपनी के लिए कोल ब्लॉक आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को सिफारिशी पत्र देते हैं। आप जब शपथ लेते हैं मंत्री पद की या एमपी पद तक की, उसमें कहते हैं बिना राग द्वेष अनुराग के बिना कार्य करूंगा। आपने तोड़ा। वो तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी, मंत्री पद की भी बात कह रहा हूँ। दोनों मंत्री तो पहले हुए कल्प्रिट। ये तो 2004 से लेकर 2009 चौहान जो है प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध खबरें लीक कर रहे हैं। नहीं, मैं इन बातों पर नहीं जा रहा हूँ। मैं जो संजय बाबू बता रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल दीज माइक्रो थिंग्स, ये निटी गिटीज जो है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपने तोड़ दिया, वो शपथ तोड़ी, लेकिन सीना जोरी देखिए। उसी सुबोध कांत सहाय को आप रांची से, मैं वही कह रहा हूं राकेश कपूर जी, जो मेरा पुष्प सवाल है कि 2004 के बाद 2009 में चुनाव होते, स्थिति नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं था। 2009 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहां थे, प्रधानमंत्री कौन थे, ये सबको पता था। 2004 से 9 तक देश में इस बाबत तमाम तरह की जो भी बातें थी मीडिया में खबरों के रूप में दिखाई जा रही थी। क्या अंतर है और 2014 में इसका क्या आज रेलेवेंस क्या है? देखिए, इसमें दो बातें साफ हैं। जो आप कह रहे हैं कि मीडिया ने वही तमाम सारी बातें जो अब चाहे किताबों के सिलसिले से बाहर आ रही हैं, वो मोरलेस सभी जानते थे। और आज भी ये कहा जा रहा है, खासतौर से अभी अडवाणी जी का भी बयान था 2 दिन पहले, कि ये तमाम सारी खबरें पूरे देश को पता थी, इस किताब में कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो गॉसिप होती है उसमें बहुत सारी आधी सच्चाई भी होती है, आधी नहीं होती है। लेकिन जब पीएमओ का एक अधिकारी, और वो अधिकारी जिसके जॉब में डेली वो प्राइम मिनिस्टर से मिलता हो, चाहे 10 मिनट की ब्रीफिंग करता हो, वो आदमी लगातार टच में है। और संजय बारू वो थे जिनको खुद प्रधानमंत्री ने चुना था अपना मीडिया एडवाइजर के लिए। और संजय बारू के बारे में आज कांग्रेस के प्रवक्ता जिस निर्लजता के साथ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि ये मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये बीजेपी से नजदीकी हैं, ये किताब अब क्यों आई है, ये बीच में क्यों आई है, इससे पहले है और ये एजेंट है, तो आप संजय बारू के लिए भी आपने ये कह दिया। आज जो किताब आई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुरजेवाला साहब उनको क्या कहेंगे कि हर वो आदमी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब कुछ हो रहा था, इस देश को कोर्ट ने में ये तक नहीं बता पाए पीएमओ के लोग कि जो कोल ब्लॉक की फाइल गायब हुई थी, जिसके बारे में पीएमओ ने कहा कि ये चोरी हो गई है। भाई, चोरी अगर पीएमओ के यहां से भी हो रही है इस देश के अंदर, तो फिर ये मुझे बता दीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है, कौन सा संस्थान इस देश का सुरक्षित है। मुझे लगता है इन सब खुलासों से वो बातें साफ हो गई हैं जो अब तक गॉसिप में थी, पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन ऑथेंटिक नहीं थी। आप कह रहे हैं ऑथेंटिक नहीं थी। यहां तक कि दिग्विजय सिंह, अगर आपको याद हो तो उन्होंने 2 पावर सेंटर के बारे में जो उनकी राय थी, जनार्दन द्विवेदी ने स्वीकार किया। तो मेरा ये सवाल है कि इस खुलासे, कथित खुलासे जो हम इस किताब में देख रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या वाकई दीप्ति इससे कुछ फर्क पड़ना है 2014 के चुनाव में? देखिए प्लीज जी। 2014 के चुनाव के बारे में तो सबको पता है, आधे चुनाव लगभग आधी जगह पे हो चुके हैं। कुछ अभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी तो काफी 4 फेज और 5 चरण बाकी हैं, अभी 400 सीटें बाकी हैं मैडम, 400 सीटें ज्यादा बाकी हैं जी। नहीं, लेकिन एक्चुअली ये जितनी भी चर्चा चल रही है, ये लगभग सबने एक बिल्कुल सही बात एक कही, पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी वही एक तरह से कहने वाली थी कि ये बात जो वीक प्राइम मिनिस्टर की बात है और 2 पावर सेंटर्स की बात है, ये सब लोगों को मालूम थी, लेकिन उनमें बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें कि डेली रूटीन में किस तरीके से काम और कैसे होता था, एक हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब अब जो किताब आई है उससे लोगों को कम से कम एक हेंस प्रूव्ड हो गया कि हाँ, ये सचमुच जो सुनी हुई बातें थी, कही हुई बातें थी, जो चर्चाओं में थी, जो शायद कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि भाई ये तो र्यूमर्स हैं, ये लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, तो कह रहे हैं ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, हो गए कि हाँ ये बात सच थी। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, दीप्ति दिग्विजय सिंह तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजकल नरेंद्र मोदी जी खूब पैसा बहा रहे हैं, उन्होंने संजय बारू की किताब को बीजेपी प्रायोजित बताया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आप ये देखिए ना कि वीक प्राइम मिनिस्टर क्या है, और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के अभी केवल हमने उनको नॉमिनेट किया है, प्रधानमंत्री अभी मोदी जी बने नहीं है, वो इतने पावरफुल हो गए कि वो प्रधानमंत्री ऑफिस में जो चल रहा है,
जो सब हो रहा है या वहां के जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो ये उन्होंने ये माना है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद जो भी कांग्रेस में होगा, कुछ भी जो भी रिबेल वहां से निकलेंगे, उन सब में वो मोदी जी का ही नाम रखने वाले हैं। तो ये तो जनता देख सकती है कि मोदी जी मतलब इतने पावरफुल हैं कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो पीएमओ है, चाहे वो केंद्र सरकार है। एक मिनट, भानु प्रसाद शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनसे बहुत कम समय में उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, पर बहुत कम आ रही है। मेरा सवाल है कि जो किताबें संजय बारू के बाद पारिक साहब की किताबें आई है और इसमें जो बातें कही जा रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री पद के पे तो थे लेकिन उनके पास कुछ अधिकार नहीं था, इसको कैसे देखते हैं, इस खुलासे को आप इस किताब के? नहीं, अब ये तो बिल्कुल टोटली परवर्टेड है, प्रेजुडिस होके लिखी गई है और बीजेपी के द्वारा फंडेड है, ये क्लियर साफ सामने आता है। संजय बारू डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, बीजेपी के आदमी। अरे तो मीडिया सलाहकार का मतलब ये थोड़ी है कि वो प्राइम मिनिस्टर पद की जिम्मेदारियों को अध्ययन करते हैं या उसकी जिम्मेदारियों को समझते हैं। He was just a media advisor to the Prime Minister and he cannot define the working of the Prime Minister. He cannot criticize the working of the Prime Minister when he does not know the importance अब ये बताइए शर्मा जी ये बताइए कि पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख कह रहे हैं कि उस बुक में आपकी प्रधानमंत्री एक ऐसी सरकार की कमान संभाल रहे थे जिनमें उनके पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। ये गंभीर मसला नहीं है आपके हिसाब से? ऐसा लिखने का अधिकार पारिक को किसने दे दिया? अब ये प्रधानमंत्री बनाया, ये तो मौलिक अधिकार है किसी और ऐसी झूठी स्टोरी लिखने में माहिर लोग पैसे कमाने का षड्यंत्र करते हैं। मौके पर चुनावी लोकप्रियता मिल जाएगी, ख्याति मिल जाएगी, मीडिया उछाल देगा, झूठे एलिगेशन लगाओ और अपना उल्लू सीधा करो। तो पारिक साहब किसके हाथ में खेल रहे हैं? अरे आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए ऐसे गए बीते लोगों का जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो आपके माध्यम से मीडिया की खबरों में आना चाहते हैं। They have no relevance at all as of today. नहीं, इस समय तो मनमोहन सिंह गए बीते दिख रहे हैं, ये किताब लिखने वाले नहीं, किताब लिखने के बाद मुझे तो लिखने वाले गए बीते दिख रहे हैं। वो मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार, चरित्रवान और एक ऐसे इकोनॉमिस्ट को यदि नहीं समझ सके तो उन्हें चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। तो फिर पूरी आपने कैंपेन से मनमोहन सिंह को क्यों छुपा दिया? क्यों आगे बढ़ा के आप कैंपेन कर रहे हैं उनको? साहब कोई नहीं छुपाया, मनमोहन सिंह हमारे सेंटर में है। नहीं, कहां पे जा रहे हैं कैंपेन करने? बखान करते फिर रहे हैं। कैंपेन कहां कर रहे हैं? एज ए प्राइम मिनिस्टर जो देश का उत्थान किया है, राज्यों को दिल खोल के मदद करिए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, हमारे जो काम किया उसकी तारीफ तो करना पड़ेगी। शर्मा जी, एक बहुत सारे सवाल है लेकिन समय कम है, फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम तो 1 घंटे की बहस करने तैयार हैं। चाकू ने क्या किया था मनमोहन सिंह के बारे में? गाड़ी में तिनका होता है, हमने तो ईमानदारी से मेहनत से काम किया है, काहे कि उसमें बहस करने में हम करते हैं। चलिए एक सवाल छोटा सा आप सुन ले हमारा। आपको क्या लगता है कि जो खुलासे इस बात या किताब में जो बातें लिखी जा रही हैं, संजय बारू हों या पारिक साहब हों, पीसी पारिक सचिव थे, पूर्व कोयला सचिव रह चुके हैं, वो वहां पे बैठे हुए थे, अगर ये बातें कह रही है तो इसमें आपको नहीं लगता है कि देश के लिए एक चिंता का विषय है, इस पे सोचना, इस पे चिंतन करना जरूरी है? शर्मा जी मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात जो लिखी जा रही है, आपको लगता है कि देश के लिए एक गंभीर विषय है, चिंतन की आवश्यकता है इस पे? अरे देखिए साहब, चिंतन वो करे जिसमें चिंतन की योग्यता हो, लिखने की योग्यता हो। यदि उन्हें ये सब चीज गलत लग रही थी और लग रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में क्षमता नहीं है, प्रधानमंत्री मिस्टर शर्मा चापलूसी छोड़ दें। शर्मा मिस्टर शर्मा आपको कोई हमारे साथ राकेश कपूर है, नेशनल ब्यूरो चीफ है पंजाब केसरी के, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मिस्टर शर्मा, आई एम सॉरी, यू हैव नो राइट। मैं जवाब देने तैयार हूं। मिस्टर शर्मा, आई एम सॉरी, यू हैव नो राइट टू इंसल्ट द पीपल हु हैव वर्कड एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स with the prime minister office either or in other एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए।
अरे तो ये सबकी क्रिटिसाइज करना है, बुराई करना है, पूरी बात बुरी होती है साहब। एक मिनट बात सुनिए सर, हमें अपने शर्मा जी विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन बहस कर रहे हैं, उन किताबों पे बहस कर रहे हैं जो स्टोरी बन के सामने आ गई। अरे शर्मा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। These books have no relevance. These are opportunists. ये आप क्या करेंगे, समाज always have relevance. These books had always relevance. So why relevance नहीं थी? क्या कि नेहरू के बारे में? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। एक और सवाल, आखिरी सवाल। शर्मा जी सुनिए, But I don't think that it is fair. You must think. You are a thinker. You are a senior journalist. Then you must think. No, you must apply your mind. No, sir, with all due respect, you are very unfair to the Mr. Baru. आप कांग्रेस के वो प्रवक्ता, कांग्रेस की तो बात सही है, प्रवक्ता है, लेकिन इतना नीचे मत गिराइए प्लीज। एक बात बताएं शर्मा जी, इससे 2014 के चुनाव पे कांग्रेस की जो प्रचार है उसके खिलाफ जो ये देखा जा रहा है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं? चलिए पुष्पेंद्र, आप कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, दीप्ति आप सुन रहे थे, पुष्पेंद्र आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इसमें दिलीप क्या प्रतिक्रिया देना है? कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के लालच में कुछ बोलते हैं। मैं शर्मा जी की इस बात पे अचंभित हूं कि अब सत्ता चली गई है, अब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से कुछ मिलने वाला नहीं है, टिकटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन चाटुकारिता की पराकाष्ठा देखिए कि इस देश के एक फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट के बारे में कुछ भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब उसने किताब लिख दी है तो उसको उन्होंने कहा है सस्ती लोकप्रियता और फलाना और एक सवाल बातचीत है, एक सवाल स्वाभाविक सा है जो दिलीप मेरा सवाल पुष्पेंद्र है, और यह स्वाभाविक सवाल है। एक पत्रकार के नाते अगर आप उस समय सचिव थे और आपको तमाम चीजें पता थी तो आप उस समय क्यों नहीं बोले? एक और दूसरा कि आप जिस समय पे ये लेके आए हैं बुक, क्यों नहीं आपके नियत पे सवाल उठाया जाए? देखिए ये दोनों प्रश्न वाजिब हैं और दोनों का जो है संजय बारू पर भी संदेह जाता है, क्योंकि उनको करीब करीब कितने साल हो गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से निकले हुए। तो ये तो मैं स्वीकार करता हूं कि उनके तथ्यों में सच्चाई होगी, लेकिन लिखने के पीछे उनके इरादे हमेशा संदेह के घेरे में रहेंगे कि ऐन चुनाव के वक्त आप इस प्रकार से कैसी चीजें ला रहे हैं। एक दूसरा यह है कि हम सब लोग लगातार इस बात का विरोध करते रहे हैं कि देश में दो सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सोनिया गांधी काम नहीं करें, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार बनती है उसके अंदर अनेकों बातें होती है, हम एडवाइजर हैं, हम भी वह शपथ लेकर के जाते हैं, कौन सी बात बाहर लाए कौन सी नहीं लाए। इस समय भारत के अंदर भी और बाहर अनेक शक्तियां देश में अराजकता चाह रही है, कहीं हम इस नाते उसमें योगदान तो नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, जहां तक पीसी पारेख का प्रश्न है, तो पीसी पारेख के खिलाफ मेरा मानना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ रहता, चार्जशीट नहीं हुआ रहता, तो इस समय वो बुक लेके आते ही नहीं। इस देश में एक और समस्या चल रही है कि ब्यूरोक्रेट्स, जज, टेक्नोक्रेट्स, ये तो सब महान है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं, इन सारे लोगों की छवि कलंकित करो। तो ये जो देश में एक कल्चर है उसमें भी ये योगदान देता है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को कई प्रकार से देखना पड़ेगा। इसमें तथ्य हो सकते हैं, तथ्य हैं, लेकिन इनके इरादों पर, समय पर लाने पर, इसके प्रभाविता पर, इन सब को लेकर के चर्चा करेंगे तब मीम अफजल साहब हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं हमारे साथ। एक छोटा सा सवाल है, ये दो किताबें आई हैं और दोनों किताबें में अमूमन जो बातें कही जा रही है वो एक गंभीर चिंता का विषय है कि देश में जो प्रधानमंत्री के अधिकार था उसका किस तरह से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, गंभीर जो चिंता का विषय है जी, वो किताबों का मटेरियल कम है जी। गंभीर चिंता का विषय ये है कि संजय बारू ने 6 साल पहले उस काम को छोड़ दिया और पारेकर साहब ने इसको 3 महीने पहले इस इश्यूज को उठाया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो कोर्ट में चल रहा है। पीसी पारेख, सुप्रीम सीबीआई जिसकी इंक्वायरी भी कर रही है उस सारे इशू की, उस पर किताब वो लेकर के आए हैं जी। तो जाहिर है कि जो पारेख साहब हैं वो काफी बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट रहे हैं जी। इसका मतलब ये है कि जो केस ऑलरेडी चल रहा है उस पर पब्लिकली डिस्कशन करना
या उसके ताल्लुक से कुछ ऐसी बातें कहना जिसमें अपनी सफाई वो पेश कर रहे हैं अदालत के बाहर, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर मुनासिब है। और जो संजय बारू ने किया है तो वो मैं उनके कि 6 साल के बाद अचानक उनको ये ख्याल कैसे आया कि उन्होंने इलेक्शन ही के मौके पर इन दोनों किताबों का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको लगता है कि जो समय है अफजल साहब, जो आपको ये लगता है अफजल साहब रणनीति है जी, और इसमें 2 मकसद बिल्कुल क्लियर हैं। पहला मकसद है प्रधानमंत्री के दफ्तर को और प्रधानमंत्री के काम करने को लेकर के सवालात लोगों के दिमाग में, और दूसरा कांग्रेस पार्टी पर यह कहकर हमला करना कि कांग्रेस पार्टी की लीडर जी या उसके लीडर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अफजल साहब, 6 साल के बाद अफजल साहब यहाँ पर आती है अफजल साहब के दौरान। अफजल साहब एक सवाल सुन लें, तो मेरा ये बात अफजल साहब जो बात कही जा रही है रणनीति बल्कि साजिश है। अफजल साहब जी, जो बातें चाहे वो पारिक साहब कह रहे हो या संजय बारू साहब अपनी पुस्तक में कह रहे हो, ये बातें अमूमन देश में 10 साल से मीडिया में, सुर्खियों में, डिस्कशन में, निजी बातचीत में ये बातें कही जाती हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। यही तो मेरा सवाल उठता है जी कि जो बातें मीडिया में कही जाती रही हैं, जो इल्जाम लगाए जाते रहे हैं जी, अपोजिशन ने भी लगाए हैं और जिनका बारहा कांग्रेस जवाब भी देती रही है, उन्हीं सब बातों को लेकर एक स्पेशली किताब निकालना जी, और वो एक ऐसे आदमी को जो पहले प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे जी, कौन सा जर्नलिज्म इस बात की इजाजत देता है या कौन सा काम करने का कौन सा नियम है जो इस बात की इजाजत देता है जी कि जिस आदमी का काम बुनियादी तौर पर प्रेस में प्राइम मिनिस्टर की छवि जी और उनके बनाए हुए प्रोग्रामों को पॉजिटिव अंदाज में पेश करना उसकी जिम्मेदारी थी। चलिए आज वो बहुत धन्यवाद अफजल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पेंद्र, जो बात वो कह रहे हैं, दीप्ति पुष्पेंद्र, आप दोनों से इस पे जो बात कह रहे हैं कि आप देखिए किस समय में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है और जो समय है उसको लेके, और उन्होंने कहा कि ये बातें सही है। जो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये बात सही है कि ये बातें मीडिया में और तमाम ये परसेप्शन है। मेरा कहना है दिलीप के कांग्रेस के लोग ये नहीं बता पा रहे कि तथ्यों पे उनका विवाद है या इस बात पे विवाद है कि ये किताब अब जारी की जा रही है, इसकी टाइमिंग पे विवाद है। और एक बात सवाल उठा ही रहे, वही मैं कह रहा हूं, अगर तथ्यों पे विवाद नहीं है तो फिर किताब को तय करना है, मार्केटिंग को तय करना है, बिजनेस के लोगों को तय करना है कि किताब को कब लॉन्च किया जाए। अगर फिल्म की स्टोरी ठीक है तो फिल्म किस मौके पे लॉन्च की जाएगी, इसका क्या विवाद हो सकता है? फिर तो उस किताब के अंदर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, नहीं वह इशू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चलेगा। अगर ये 16 मई के बाद किताब होती तो शायद वो चर्चा में नहीं होती क्योंकि उसका इशू नहीं होता। लेकिन इशू ये है कि आज मनमोहन सिंह के कार्यालय के ऊपर, पीएमओ के कार्यालय के ऊपर, 10 जनपद के ऊपर लगातार यही बातें कही जा रही हैं और कोई बाहर का बीजेपी संघ और विश्व परिषद का आदमी नहीं कह रहा। खुद दिग्विजय ने कहा कि साहब 2 पावर सेंटर हैं, तब यह विवाद क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के लोग दिग्विजय के बयान को भी कहते हैं कि वो भी किसी के इशारे पे दिया गया है? क्या वो भी नरेंद्र मोदी के इशारे पे दिया गया है? तो बात को आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि लगातार के प्रधानमंत्री को जो है डैमेज किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया जा रहा है। मेरा कहना है कि इंटेलिजेंस के अफसर रोज प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं। क्या पीएमओ की ब्रीफिंग भी 10 जनपद में हो रही थी? जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, चाहे आप सेनाओं को ले लें, चाहे आप सीमाओं को ले लें, चाहे अर्थव्यवस्था को ले लें, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, इस देश के अंदर हताशा निराशा में एक अराजकता फैली हुई है। हर देश जो है भारत को इतना ऐसा समझ रहा है कि कोई 18 किलोमीटर आ रहा है, कोई 5 किलोमीटर। तो मेरा कहना यह है कि क्या इंटेलिजेंस की लोग जो ब्रीफ करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, वो भी 10 जनपद ब्रीफिंग जारी थी? क्या 10 जनपद की जो है लॉयल्टीज इस मुल्क के साथ है या कहीं और है? पुष्पेंद्र, दीप्ति से पूछना चाहते हैं कि आपने 2009 में भी मनमोहन सिंह को वीक प्राइम मिनिस्टर, कमजोर प्राइम मिनिस्टर, सत्ता के 2 केंद्र, ये तमाम बातें कह के प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन उसका परिणाम ठीक नहीं आए। दीप्ति, देखिए, वो परिणाम ठीक नहीं आया, वो एक अलग बात है कि वो अलग एक तरह की मार्केटिंग उन लोगों ने की थी। मनरेगा चला, उसमें बहुत सारी योजनाएं, कई चीजें चली और उस टाइम वो भी चला जो 2004 में से पहले जो एनडीए की सरकार थी उसने जो काम किया था, उसने जिस तरह से इस देश की इकोनॉमी चलाई थी, तो 2004 की जो सरकार थी 2009 तक वो तो उसी काम पर चल गई। लेकिन असली जो सरकार चलानी थी वो 2009 वाली सरकार थी, जो यूपीए 2 था। असली मामला
मामला वो था कि वो कैसे चलाती कांग्रेस, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ही यहाँ पर अपनी केंद्र सरकार में उनकी सरकार थी, तो वो आज फेलियर साबित हुई है। ये सबके सामने है कि यूपीए 2 यूपीए 1 से कहीं ज्यादा फेल है। मेरा सवाल है बहुत कम शब्दों में ब्रेक पे जाना है हमें कि कितना जो चीजें आप ऑलरेडी कई बार लगातार ये पुराने रिकॉर्ड की तरह लगातार बसते रहे, लगातार चर्चा का विषय रहा है, कितना फर्क पड़ना है इससे? क्या कभी ऐसा क्यों फर्क पड़ेगा? कभी ऐसा देखा है कि देश का प्रधानमंत्री पद पर हो, उसके रहने में 2-3 साल का समय हो और उसके रहते ही कहा जाए कि राहुल गांधी 40 साल के हो गए, प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? एक नहीं, कई उदाहरण है। मैं 2014 के क्यों असर पड़ेगा? लोग इसको जो मतदाता 2004 में इन बातों को, 2009 में इन बातों को, 2009 में नकार करके मनमोहन सिंह को, यूपीए को, कांग्रेस को समर्थन दिया, वो इस बार परिवर्तन करेंगे? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि 2014 में इसका असर होगा, क्यों होगा? इसका असर तो ये आता तो भी असर होता, नहीं आता तो भी असर होता। तो ये लोगों को बातें तो पता थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो सिर्फ तस्दीक हुई है, सिर्फ मोहर लगी है। मोहर लगने के बाद अवधेश जी, मोहर लगने के बाद 2009 मतदाताओं की मानसिकता पे कितना जो 2009 में केवल विपक्ष का आरोप था, अब इंसाइडर के द्वारा तथ्यात्मक विवरण लाए गए हैं, तो दोनों में गुणात्मक अंतर हो गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मनमोहन सिंह अब पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है इस बार, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। 2009 में उम्मीदवार थे, लेकिन विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा अस्त्र लगा है जिसको लेकर के वो जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी का मूल मोटो रहा है कि उस परिवार पर हमला करो, उसमें बड़ी ताकत मिलेगी। एक छोटा सा रेफरेंस मेरा कहना यह है कि 2002 के दंगों में इस देश की सारी कोर्ट्स के अलावा एनजीओ का जो माफिया था, चाहे वो शबनम हाशमी हो, चाहे तीस्ता सिलसिलवाड़ हो, इन लोगों की बात को कांग्रेस पार्टी ने ऐसे माना था जैसे कुरान मजीद से उतरी हुई आयतें हो, जबकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। और आज तक मोदी के ऊपर, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर कल कोई किताब लिख दे झूठी, तो सब ये लोग कहेंगे कि भाई ये तो आखिरी आसमानी किताब है, इस पर तो यकीन ही करना है। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में 2 लोग काम करने वाले, कौन सेक्रेटरी जो उनका सबसे नजदीकी था, संजय बारू जिसको उन्होंने चुना था, उसकी बात को कहते हैं कि साहब डैमेज किया जा रहा है, इशारे पे किया जा रहा है। यही बात अगर नरेंद्र मोदी के बारे में चलता फिरता आदमी भी कह दे, तो प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोग तब ये मानते हैं कि साहब ये गॉस्पेल ट्रुथ है। ये महत्वपूर्ण बात ठीक है पुष्पन, जनता तय कर सकते, फैसला करे, मतदाता फैसला करे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।